हिमालय अपवाही तंत्र के अंतर्गत 3 द्रोणियों को शामिल किया जाता है। एक होती है सिंधु द्रोणी, दूसरी गंगा नदी द्रोणी और तीसरी है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी। बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हिमालय अपवाही तंत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है। जो हिमालयी अपवाही तंत्र है उसको हम 3 नदी द्रोणी या 3 भागों में बांट सकते हैं। एक सिंधु नदी द्रोणी, दूसरा गंगा नदी द्रोणी, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग याद रखेंगे। आगे हम चलते हैं, क्योंकि ये बर्फ पिघलने का वर्षा दोनों पर निर्भर करते हैं। हिमालय पर्वत से जो भी नदियां निकलती है वो बारहमासी कहलाती है, सतत वाहिनी कहलाती है, क्योंकि बर्फ पिघलने और वर्षा के जल दोनों के ऊपर ये निर्भर रहती है। हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया के द्वारा निर्मित हुई है। महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटी, सिप्रिकाएं और जलप्रपात भी बनाती है। ठीक, ये नदी ठीक हिमालय जो पर्वत से निकलती है और निकलने के बाद कुछ स्थल आकृतियों का क्या करती है, निर्माण करती है। जैसे महाखंड, महाखंड का मतलब होता है बहुत बड़ा खंड, बहुत बड़ा, यानी उस क्षेत्र को अपरदन करके उसके भाग को काट के उसका आकार बहुत बड़ा कर देती है, तो महाखंड। ठीक, जलप्रपात, शिप्रिकाएं आदि इन नदियों के द्वारा प्रमुख स्थल आकृति क्या है, स्थल आकृतियां हैं। ये पर्वतीय क्षेत्र पे हैं, तो आपको याद रखना है ये नदियां पर्वतीय भाग में कौन कौन सी स्थल आकृति बनाती है, महाखंड, जलप्रपात, वी आकार की घाटी और शिप्रिकाएं। यहाँ बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि नदियां जब पर्वतीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है तो कौन कौन सी स्थल आकृतियों का निर्माण करती हैं। तो या हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां जब पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय भाग में होती है तो कौन कौन सी स्थल आकृतियों का निर्माण करती है। ये सारी स्थल आकृति ठीक नदी पर्वतीय भाग में प्रवाहित होने के समय बनाती है, वो है महाखंड, जलप्रपात, वी आकार की घाटी और शिप्रिकाएं। इनमें से आपको 1-2 पूछ सकता है, आपको याद रखना है। जब नदी एक पर्वतीय क्षेत्र के बाद क्या करती है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है। मैदानी भागों में प्रवेश करेगी तो मैदानी भागों में भी कुछ ना कुछ स्थल आकृतियों का निर्माण करेगी। ठीक, वहां कहा मैदानी भागों में नदी सांप के आकार में मोड़दार स्थिति में बहती है और मोड़दार स्थिति में बहने के बाद क्या करती है, कुछ स्थल आकृतियों का निर्माण करती है। तो पर्वतीय भाग में था बेटा, अब आपको मैदानी भागों में याद रखना है। नदियों द्वारा निर्मित स्थल आकृति एक बनाएंगे हम बाढ़ के मैदान,
बाढ़ के मैदान, समतल घाटियां, गोपुर झील, आदि इस आकृतियों का क्या करती है, निर्माण करती है। तो बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि मैदानी भागों में नदियों द्वारा बनाई जाने वाली कोई एक स्थलाकृति का नाम लिखिए, तो आप लोग लिख सकते हैं। नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। जब नदी सागर में मिलने को वाली होती है, अंतिम अवस्था में होती है, तब वो डेल्टा नामक स्थलाकृति बनाती है। याद रखना है कि नदी अपने मुहाने पर, ठीक अपनी अंतिम अवस्था में डेल्टा नामक स्थलाकृति का निर्माण करती है। मुहाने पर डेल्टा नामक स्थलाकृति का निर्माण करती है। ठीक, नदी अपनी अंतिम अवस्था में स्थलाकृति जो बनाती है उसको हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। प्रथम अवस्था में इन स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, द्वितीय अवस्था में ठीक इन स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है, परंतु मैदानी क्षेत्रों में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक, यो अपना रास्ता बदलती रहती है, जिसे बिहार का शोक कहते हैं। ठीक, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है। बेटा आपको याद रखना है कि बिहार का शोक ठीक कोसी नदी को कहा जाता है, और कोसी नदी एक बहुत अधिक मात्रा में मार्ग बदलने वाली नदी है। बहुत जल्दी, बहुत शीघ्रता से और बहुत बड़ी मात्रा में मार्ग यानी रास्ता बदलने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। तो आपको याद रखना है बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी अब जो नेपाल हिमालय है वहां से निकलती है और अपने साथ जो अवशिष्ट पदार्थ बाहर कर लाती है, तेजी से बाहर कर लाती है, उसको इकट्ठा करने के कारण उसका मार्ग अक्सर बदलता रहता है और उसको बिहार की शोक के नाम से जाना जाता है। अब आगे बेटा आपको समझना है कि यह नदी पर्वत के ऊपरी क्षेत्रों में भारी मात्रा में अवसाद लाकर, कौन सी नदी, कोसी नदी, ठीक पर्वतीय जो ऊपरी भाग है वहां से अधिक मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों में जमा करती रहती है, जिससे उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, मार्ग रुक जाता है और वो क्या कर लेती है, अपना मार्ग बदल लेती है। और मार्ग बदल लेने के कारण उसमें अक्सर बाढ़ आती रहती है, जिसकी वजह से वो बहुत बड़े भाग को अपने क्षेत्र, बहुत बड़े क्षेत्र को अपने प्रभाव में ले लेती है। उसको बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। अब हम हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत ठीक उसका विकास कब हुआ, कैसे हुआ, इसको आप लोग समझेंगे। हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास। हिमालय पर्वतीय जो तंत्र है, अपवाही जो तंत्र है, उसका विकास कैसे हुआ ये आपको समझना है। बेटा हमने अभी आपको बताया था कि हिमालय अपवाही तंत्र के अंतर्गत हम 3 भागों में बांटते हैं। वो 3 भाग कौन से हैं? पहला है सिंधु, सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। दूसरा है गंगा नदी का
और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी का अपहरण। ठीक, वर्तमान समय में यदि हिमालय पर्वतीय या हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के विषय में आपको जानना है तो इनका अध्ययन करेंगे। अब इसका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे।